सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में अपन बेसिकली कवर करेंगे अपना चैप्टर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है अपन का। क्यों? क्योंकि बहुत ही फ्री के 4 नंबर अपन को मिलते हैं। तुम लोग ने हर ही अपने मतलब हर ही इंसान से सुना होगा, अपने टीचरों से भी सुना होगा कि यार पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ये फ्री के नंबर दे जाते हैं क्योंकि इसमें सीधा रट के जाओ, सीधा टिक मार्क लगा के आओ। तो वही सारी चीजें अपन इस आज शॉर्ट नोट्स में कवर करेंगे। उसमें अपन का बेसिकली चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा अपन के स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जो जौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार एनसीईआरटी में बहुत सारे आते हैं बट उसमें से क्वेश्चन उठ के नहीं आता कभी, मतलब आज तक नहीं आया। तो जो इंपॉर्टेंट है अपन वो सारे देखेंगे यहाँ से, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मैं गारंटी करता हूँ। मतलब मैंने इसको ही याद करा था और इससे ही मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करे थे, हो गए थे, बहुत आसानी से हो गए थे। ठीक है, और पिछले साल के बच्चों ने भी इन्हीं नोट से पढ़ा था, तो इस पे आराम से तुम कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर कमेंट करके बताना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई बताता है कि हाँ भैया आपकी वीडियो अच्छी लगी और हाँ आपके नोट्स काम है, तो यार जरूर बता देना, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो यार और हाँ एक और बस बात, लास्ट बात, कि अपने दोस्तों को भी यार ये नोट्स शेयर करते जाओ ताकि यार उन लोग की भी हेल्प होती जाए। क्योंकि यार जेई का टाइम है, मतलब नहीं है तुम लोग अपना टाइम बर्बाद करो अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। इससे अच्छा ये है कि जो ट्रायल एंड टेस्टेड अपन के शॉर्ट नोट्स हैं उसको अपन यूज करने तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, शुरू करते हैं अपन की वीडियो को। सबसे पहले थोड़े डेफिनेशंस अपन देख लेते हैं। पहली अपन की बात आती है यहाँ से पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है? फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स और रिपीटिंग यूनिट्स। पता ही है यार, जब जब अपन कोई सिंपल मॉलिक्यूल को बार बार रिपीट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, ये अपन को नाम पता ही है यहाँ से। अब बेसिकली बात आती है मोनोमर्स क्या होता है। मोनोमर्स सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर्स। डेफिनेटली मतलब जो चीज पॉलीमर्स को बनाती है वो मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स के भी अपन के 2 पार्ट आ जाते हैं, एक होता है ऐसे होमोपॉलीमर और एक अपन का आ जाता है ऐसे कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब पॉलीमर फॉर्म्ड विथ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। जैसे कोई बड़ा पॉलीमर है, वो अगर एक ही टाइप के अगर मोनोमर से बना है तो अपन उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, आगे जब तुम इसके फॉर्मूले देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे पॉलीथीन का अपन का CH2 मतलब CH2 मतलब पॉलीइथीन, इसको ही रिपीट कर करके अपन का बड़ा पॉलीमर बन जाता है। बट जरूरी नहीं है ना कि एक ही टाइप के अपन मोनोमर्स को यूज करने, अपन अलग अलग टाइप के मोनोमर्स को यूज करके भी एक बड़ा पॉलीमर बना सकते हैं। तो उसको अपन बेसिकली बोलते हैं अपन का कोपॉलीमर। वही मैंने लिख रखा है, पॉलीमर फॉर्म्ड बाय 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स। अलग अलग मोनोमर्स को कंबाइन करके बड़ा अपन ने पॉलीमर बनाया। एग्जांपल अपन का नाइलॉन 66 और बेकलाइट। इन सब के फॉर्मूले अपन आगे पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पहले अपन थोड़ा क्लासीफाई कर लेते हैं और उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर का कंटेंट क्या है। सबसे पहले बात आती है सोर्स या फिर ओरिजिन। इसके बेसिस पे 3 आते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, होता है सेमी सिंथेटिक। वैसे तो तुम्हें काफी सारी चीजें इसकी डेफिनेशंस मतलब इसके वर्ड्स ही समझ में आ जा रही होंगी, बट तब भी अपन इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे। स्ट्रक्चर, एक होता है लीनियर, एक होता है ब्रांच, एक होता है क्रॉस लिंक्ड। सिंथेसिस के बेसिस पे एक आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, आगे अपन की बात आती है यहाँ से यार मॉलिकुलर फोर्सेस। इसमें अपन का होता है, एक होता है फाइबर्स, एक होता है इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। काफी सारी चीजें तुम्हें पता ही है यहाँ से, बट अपन इसको अच्छे से देख लेंगे एक एक दो वर्ड में कि बेसिकली इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि यार मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे जो अपन का कैसे इनको डिवाइड करते हैं। पहली बात आ जाती है फाइबर्स। फाइबर्स, इसमें बात आती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लोग जुड़े होते हैं। इसलिए जितने भी अपन के फाइबर, जैसे जो पैराशूट्स होते हैं ना, पैराशूट की जो रस्सियां होती है वो फाइबर से बनी होती है। आप समझ में आए क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसमें होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर जेई में सवाल आ सकता है कि यार फाइबर्स में अपन की कौन से टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे देखते हैं, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। वापस आ सकता है कि यार जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल इसका एक आ जाता है अपन का नाइलॉन 66। इलास्टोमर्स अपन का आ जाता है वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलास्टोमर से अपन को वर्ड्स ही समझ में आ जाता है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी। अगर उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, है ना, क्योंकि वो तो खिंच पा रहा है। एग्जांपल अपन का वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है भैया, आगे अपन की बात आ जाती है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपन ने शायद 7वीं कक्षा में पहली बार पढ़ा था, है ना। क्या है मेरे पास? बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। डेफिनेटली ये तो अपन को पता ही है। यहाँ से एग्जाम्पल आ जाते हैं पॉलीथीन या फिर पीवीसी। थर्मोसेटिंग एक अपन का होता है अंडर को परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग एक्स्ट्रा। ठीक है,
कुछ कुछ होते हैं ना प्लास्टिक जिनको अपन अगर अपन ने एक बार अगर उनका शेप चेंज कर दिया तो फिर वो चेंज कभी नहीं कर सकते, मतलब इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं उनको भैया गर्म कर दो, जैसे अपन की वैक्स होती है, अपन ऐसा करते हैं ना कि एक एग्जांपल, मतलब वैक्स अपन की रबड़ नहीं है, एक एग्जांपल, जैसे वैक्स को अपन को क्या करते हैं, हीट करते हैं, अपन ने कुछ शेप में मोल्ड कर दिया, कुछ वापस से हीट करा, उसको पिघलाया, वापस से कुछ शेप में बना दिया, है ना। वहीं पे इसका अपोजिट कुछ ऐसा भी होता है कि जिसको अपन ने एक शेप में बना दिया तो उसके बाद उसको अपन चाहे कुछ भी करें, चाहे उसको पिघलाएं, चाहे कुछ भी केमिकल डालें, वो वापस से दूसरे शेप में नहीं बनने वाला। तो वही अपन की बात आती है ऐसे थर्मोप्लास्टिक में, और वही वाली बात आ जाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। अच्छी बात है। अब अपन बेसिकली देख लेते हैं यार यहाँ से सोर्स और ओरिजिन के बेसिस में। तीन टाइप के आते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल अपन को पता ही है कि यार यहाँ से इनका ओरिजिन नेचुरल, मतलब वही नेचुरल तरीके से आता है पेड़ पौधों से, उससे। एग्जाम्पल स्टार्च। सिंथेटिक नाम से समझ में आ रहा है कि यार यहाँ से प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टेफ्लॉन या फिर टेरिलीन। ठीक है, इन सबके स्ट्रक्चर्स अपन के इंपॉर्टेंट है, और वही जो मैंने बोला था ना कि दो पार्ट्स में बटा रहेगा, दूसरा पार्ट स्ट्रक्चर्स ही है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। आगे सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स एंड देन मॉडिफाइड, मतलब ये लोग निकाले तो नेचुरली गए, मतलब ये लोग पेड़ पौधे से निकाले, बट इनमें अपन ने कुछ सिंथेटिक केमिकल्स भी मिला है, कुछ केमिकल्स भी मिला है इनको मॉडिफाई करने के लिए, या फिर इनकी कोई भी प्रॉपर्टीज को अपन इनहांस करने को बोल सकते हैं, या फिर चेंज करने को बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाता है, एग्जाम्पल अपना आ जाते हैं ऐसे वल्कनाइज्ड रबर। अच्छी बात है। फिर अपन की बात आती है यहाँ से मेरे पास ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड, जो अपन ने पढ़ा था यहाँ से, है ना, ब्रांच्ड क्रॉस लिंक्ड। इसमें अपन की बात आती है मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ब्रांच मतलब जैसी ब्रांचिंग, मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे ब्रांचिंग अपन की यहाँ से ये कुछ है तो यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ निकलेगा, यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ निकल गया, इससे ऐसा ऐसा कुछ निकल गया, ऐसा ऐसा कुछ निकल गया। ब्रांचिंग नॉर्मल जो ब्रांचिंग होती है, बट वहीं पे याद रखना ब्रांच्ड पॉलीमर्स होता है अपन के 2D नेटवर्क। नॉर्मल 2D नेटवर्क मतलब एक ही प्लेन में होता है, प्लेन नहीं सॉरी, एक ही 2D में होता है, 2 डायमेंशन में। क्रॉस लिंक्ड अपन की आ जाती है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ मोनोमर टेक्स प्लेस इन 3D नेटवर्क। जैसे अगर अपन को इसको बात करनी है ब्रांच, जैसे मेरे पास एक ही है तो मैंने इसको ऐसे ऐसे निकाल दिया, इसकी एक ब्रांच, इसकी एक ब्रांच, इसकी एक ब्रांच, इसकी एक ब्रांच, ये केवल अभी इसमें ही है। बट अगर मैं इसकी ब्रांचेस ऊपर नीचे चारों तरफ निकाल दूं तो अपन का वो 3D स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा। तो जो वो 3D स्ट्रक्चर है ना, वो मेरे पास बात आ जाती है क्रॉस लिंकिंग में, और 2D स्ट्रक्चर अपन की आ जाती है ब्रांच लिंकिंग में। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? आगे अगर अपन बात करें तो, अच्छा सॉरी पेज यहाँ पे टर्न हो गया, हाँ। अब अगर की बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस कि इनका बनाते कैसे, यहाँ पे बात आ जाती है पॉलीमर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स को बोलते हैं अपन एडिशन पॉलीमराइजेशन। वापस से समझ लेते हैं, पॉलीमर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ रिमीटेड मोनोमर विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। तुम लोग देख सकते हो मैंने इस पे अंडरलाइन किया है, मतलब इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकला है, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकला, अपन ने बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाया, रिएक्शन करवाई, कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं निकला, तो इसको अपन बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। वहीं पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता है पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और NH3। मतलब इसमें बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और बाय प्रोडक्ट्स कौन से निकलते हैं, पानी या फिर NH3। फर्क समझ में आ गया? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट निकलता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता। नॉर्मल सी चीज है। अब अपन की एक बात आती है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसके ऊपर भी यार अपन का जेईई मेंस में सवाल आ चुका है कि 4 ऑप्शन दे दिए थे उन्होंने, और उन्होंने ये पूछ लिया था कि इन चारों में से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कौन से, आप ये बताओ। तो अपन ने इसमें लिख दिया कि यार 2 हैं अपन के जो एनसीईआरटी में मेंशन है, एक है नाइलॉन 26, दूसरा आ जाता है PHBV। PHBV बहुत फेमस है क्योंकि जनरली बच्चे इसका नाम भूल जाते हैं, बोल सकते हो इसलिए फेमस है। इसका फुल फॉर्म है ऐसे पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। इतना बड़ा नाम याद कैसे रखना है अपन को, इसके एब्रीविएशन से, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, PHBV। क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब अपन चलते हैं बेसिकली अपन के ये स्ट्रक्चर्स की दुनिया में। स्ट्रक्चर अपन के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेईई में डायरेक्टली सवाल आता रहता है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है और अपन को याद रहना चाहिए। सबसे पहले कुछ एडिशन होमोपॉलीमर्स के अपन एग्जांपल देखते हैं। पॉलीथीन CH2 मतलब इथिलीन ही हो गया बेसिकली। ये अपन के मोनोमर्स हैं, मतलब ये मोनोमर्स हैं, तो जब इनको रिपीट करेंगे तब जाके अपन के पॉलीमर्स बनेंगे। मैंने बोला ही था कि जो पॉलीथीन है यहाँ से वो अपन का होमोपॉलीमर है ना, CH2 एक ही चीज़ है यहाँ से। अगला आ जाता है पॉलीप्रोपाइलीन। इसका तुम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर देख ही सकते हो। बच्चे जनरली बताओ उसको इस फॉर्म में याद रखते हैं, इस फॉर्म में याद रखना ज़्यादा टफ है विद रिस्पेक्ट टू इस फॉर्म में, मतलब इस ऐसा स्ट्रक्चर याद रखो ना। तुम इसको रिटर्न फॉर्मेट में क्यों याद रखते हो? ज़्यादा अच्छा है कि तुम ऐसे याद रखो तो ज़्यादा आसान है। अगला आ जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी फेमस है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन CF2 याद रखने का तरीका, टेफ्लॉन फार है ना टेफ्लॉन में, वैसे यहाँ पे CF2 फ से अपन का बात आ जाती है। अगला पैन फेमस है, पॉली एक्रोनाइट्रिल
बस इसमें अपन का, इस वाले में अपन का इसको बदल के यहाँ पे साइनाइड आ जाता है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम आता है अपन का विनाइल साइनाइड। जो इसका होमोपॉलीमर है उसका नाम होता है, मतलब इसको अपन बोलते हैं विनाइल साइनाइड। ये तो हम लोग ने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा ही होगा। अगला पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कुछ नहीं यार, CN को हटा के Cl लगा दिया तो मेरे पास यहाँ से ये विनाइल क्लोराइड। जैसे ये विनाइल साइनाइड था, ये अपन का बन गया विनाइल क्लोराइड। नॉर्मल सी बात है। आगे पॉलीस्टाइरीन, ये तो तुम लोग ने यार उसमें अपन को ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा, यहाँ से पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर बेसिकली पूरा। अगला नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में अपन को ये याद रखना है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। अपन का क्या नॉर्मल अपन का आइसोप्रीन है, इसको अगर अपन IUPAC नेम देखेंगे तो ये अपन की बात आ जाती है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। नॉर्मल है यार, यहाँ से 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। बस ये याद रखना है कि ये सिस 1,4 है, सिस 1,4 है। अगली बात आ जाती है मेरे पास यहाँ से नियोप्रीन, जिसको अपन सिंथेटिक रबर बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है वापस से कि यार सिंथेटिक रबर का दूसरा नाम क्या है, मतलब जैसे बेसिकली ये बोल सकते हैं कि यार नियोप्रीन किस में आता है, नेचुरल रबर में, सिंथेटिक रबर में, सेमी सिंथेटिक रबर में। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंथेटिक रबर में आता है। बस इसमें अपन का क्लोरोप्रीन, जैसे ये आइसोप्रीन था, इसका जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप को हटा के तुम Cl ग्रुप लगा दो तो ये मेरे पास बन जाएगा क्लोरोप्रीन। अगली बात आती है गुट्टा पर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुट्टा पर्चा बहुत ही फेमस है, मतलब गुट्टा पर्चा टू बी ऑनेस्ट बहुत फेमस है। इसका दूसरा नाम आ जाता है अपन का ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। ये लोग बोल सकते हैं ना कि यार तुम गुट्टा पर्चा का स्ट्रक्चर बता दो, स्ट्रक्चर तो क्या नॉर्मल ही होगा, या फिर इसका IUPAC नेम बता दो गुट्टा पर्चा का। अब जिसको ये याद नहीं रहेगा उसको तो आई गेस प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट एडिशन कोपॉलीमर्स। इंपॉर्टेंट एडिशन कोपॉलीमर्स, पॉलीमर अपन का आ जाता है ब्यूना एस। ब्यूना एस का अपन के कंपोनेंट दूसरा जो नाम होता है वो होता है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। अब इसको अपन को याद रखने की तरीका, ब्यूना से अपन का आ जाता है ब्यूटाडाइन, एस जो है एस अपन का आ जाता है स्टाइरीन। स्टाइरीन तो अपन का यहाँ से यार यही बन गया क्योंकि अपन ने इसका बेसिकली एक बनाया था। वहीं पे जो ब्यूटाडाइन है अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि ब्यूटाडाइन क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ये तो यार नॉर्मली है ना। अगला आ जाता है ब्यूना एन, ये ब्यूना एस था, ये है ब्यूना एन। मतलब इसमें अपन का ब्यूटाडाइन तो कॉमन रहेगा, बस इसमें नाइट्राइल बढ़ जाएगा। और नाइट्राइल क्या अपन का एक्रोनाइट्रिल। तो मतलब इन दोनों के मिक्सचर से, ये तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ से, ये अपन के एडिशन कोपॉलीमर्स है, क्योंकि अपन के दो अलग अलग हो रहे हैं ना। देखो ना यहाँ से एक ब्यूटाडाइन है, एक स्टाइरीन है, इसमें अपन का ब्यूटाडाइन है, इसमें अपन का एक्रोनाइट्रिल है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? आगे अपन की बात आती है इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स दो कौन से आते हैं, एक होता है नाइलॉन 66, बहुत फेमस है। नाइलॉन 66 के अगर अपन इसके मोनोमर देखें तो एक अपन का आ जाता है एडिपिक एसिड, जिसका अपन का वही कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे और अपन का मिथाइल ग्रुप 4 बीच में होते हैं। एक होता है अपन का हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, हेक्सामिथिलीन डायअमीन। डायअमीन मतलब 2 अमीन के ग्रुप्स लगे हो, और यहाँ से ये हेक्सा मतलब 6 अपन के मिथाइल के ग्रुप्स लगे हुए। नॉर्मल है, तुम्हें सारी चीजें याद रखनी है, मतलब क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। तुम यहाँ से देखो, वो लोग बोल सकते हैं नाइलॉन 66 के कंपोनेंट्स बताओ, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा वो लोग बोलेंगे एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बता दो, दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन वो लोग बोल देंगे यार यहाँ से हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, मतलब या फिर वो बोल देंगे नाइलॉन 66 में कौन से स्ट्रक्चर्स के मोनोमर्स है, तो इसका और इसका 4 ऑप्शन दे देंगे, पहचानो। क्वेश्चन तो अनगिनत बन सकते हैं सब पे, बस वही अगर अपन ने बेसिक चीजें याद कर रखी है अपन से बन जाएगा सवाल। आगे बात आती है यहाँ से नाइलॉन 26। नाइलॉन 26 का क्या है मेरे पास यहाँ से ग्लाइसिन, वही CH2 और यहाँ पे एक जगह अमीन और एक जगह मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। CH2 5 मतलब कुछ नहीं, इसको ही केवल यहाँ से मैंने 5 कर दिया और बाकी तो वही है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, है ना। अब 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, नॉर्मल है यार यहाँ से 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ से काउंटिंग यहाँ से शुरू होने वाली है। बात समझ में आ रही है यहाँ से मेरे पास? ओके, ये इंपॉर्टेंट है यार यहाँ से। अगली अपन की बात आती है यहाँ से यार फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहते हैं। पॉलीमर अपन का आ जाता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसका नाम होता है बेकलाइट। बेकलाइट तुम लोग ने बहुत बार सुना भी होगा, बेकलाइट इंपॉर्टेंट है। बोल सकते हैं यहाँ से तुम बेकलाइट का यहाँ से हमें IUPAC नेम बता दो, IUPAC नहीं या तो तुम जनरल नेम बता दो, तो अपन का आ जाता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। इसमें हिंट यहाँ से ये रहती है जो इसका नाम है ना वो इसके कंस्टिट्यूएंट्स बन जाते हैं। जैसे फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मतलब एक कंपोनेंट इसका बन गया फिनॉल, एक अपन का बन गया इसका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अपन ने पढ़ रखा है यार, ऐसे HCHO होता है, नॉर्मल सी बात है। आगे अपन ने कहा था जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मतलब एक होने वाला अपन का यूरिया जो कि होता है NH2CO NH2, और वहीं पर अपन की बात आती है फॉर्मल्डिहाइड जो कि अपन का हो जाता है HCHO, नॉर्मल सी बात है। आगे अपन की बात आती है यहाँ से मेलमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसका शॉर्ट नेम होता है यहाँ से मेलमैक। मेलमैक कैसे? मेल से अपन का यहाँ से ये वाली आ जाएगी, है ना, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मतलब पहली बात तो यहाँ से मेलामाइन होगा,
तो इसके ऊपर यहाँ से ये लोग स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं मेलामाइन का। तो अपन को क्या क्या याद होनी चाहिए, अपन को पहली बात तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स याद होने चाहिए, जैसे इसमें है यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड। उनके बाद इनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए कि उनका है NH2CO NH2, फिर यहाँ से HCHO। जैसे इसमें अपन का मेलामाइन, इसमें अपन का फॉर्मल्डिहाइड। क्या ये वाली बात अपन की समझ में आ रही है? आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, वो अपन का आ जाता है इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन होमोपॉलीमर्स, जिसमें अपन की दो बात आती है। जैसे एक होता है नाइलॉन 6, जिसको अपन का स्ट्रक्चर होता है कैप्रोलैक्टम। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी तुम्हें नाम अजीब से लगे ना, समझ लेना वही नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार उसके ऊपर ही बच्चे भूलते हैं। अब बस यहाँ से ये याद रखना, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये गलती से मिट गई, गलती से बन गई थी, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया, मतलब पेन से था तो मैंने उसको काट दिया। वो कुछ लाइन नहीं है, मतलब इसमें अपन के 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 रिंग के अंदर, और फिर यहाँ पे एक CO और यहाँ पे एक NH। याद रखना ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है कैप्रोलैक्टम। अगली बात आती है अपन की पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, जिसका अपन का नाम होता है PHB। अगर इसका अपन IUPAC में जाएंगे तो ये हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। कैसे? ये अपन का आ जाता है 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। एक और छोटा सा टॉपिक आता है जो कि अपन का होता है, एक होता है नेचुरल रबर वर्सेस वल्कनाइज रबर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे अगर अपन बात करें तो यार मतलब इसके ऊपर इतना क्वेश्चन मतलब जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आते हैं, बट इसको अपन को पता होना चाहिए। क्या नेचुरल रबर बेसिकली होता है सॉफ्ट स्टिकी, OPP का मतलब अपोजिट, मतलब सॉफ्ट स्टिकी का अपोजिट, हार्ड एंड स्टिकी का अपोजिट, जो भी तुम्हें समझ रहा हो। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो इलास्टिसिटी, इसकी हाई इलास्टिसिटी, कैन बी यूज्ड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर जेई में सवाल आ सकता है कि भैया अपन का जो नेचुरल रबर है, नहीं सॉरी, इसमें यहाँ से आता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में कौन सा यूज आ सकता है, नेचुरल रबर या फिर वल्कनाइज रबर। तो अपन को याद रखना है नेचुरल रबर, ठीक है। चलते हैं बेसिकली यहाँ से इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हो जाता है यहाँ से पॉलीमर, कुछ और अपन के स्ट्रक्चर्स। पहला आ जाता है टेरिलीन, जिसको अपन बोलते हैं डेक्रोन, इंपॉर्टेंट है। वापस यार यहाँ से 2 चीजों से बनता है ऐसे, क्योंकि कोपॉलीमर है। क्या? इथिलीन ग्लाइकॉल, अपन को पता ही है, वहीं पे टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड काफी बार तुम लोगों ने उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनकाउंटर किया होगा, बहुत बार। टरथैलिक एसिड तो मुझे भी याद है। अगली बात अपना आ जाता है ग्लाइप्टल, जो पॉलीमर है, दूसरे 2 चीजों से बनता है। एक होता है वापस से इथिलीन ग्लाइकॉल, जो अपन ने यहाँ से पढ़ा था, और वहीं पे थैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड में जो 2 COH है वो अपोजिट एंड में, और वहीं पे थैलिक एसिड में आस पड़ोस में होते हैं, तो ये अपन इसको याद रख सकते हैं। अगला आ जाता है अपन का PHBB, जो अपन ने अभी हाल बायोडिग्रेडेबल में पढ़ा था। क्या? पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। वापस से इसके 2 कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े थे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और दूसरा अपन का आ जाता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। मतलब एक है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक 4 वाला, और अगला आ जाता है अपन का पेंटेनोइक। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो यार इसी के साथ अपन का चैप्टर एंड होता है। अपन के 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में अपन ने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद अपन ने स्ट्रक्चर्स पढ़े, ठीक है। ये जो PDF है ये तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे अच्छी PDF तो मैं पूरे यूट्यूब का तो मैं कोई भी नहीं दे सकता, मैं गारंटी करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, कोई भी नहीं दे सकता। तो इससे आराम से पढ़ लेना, सारी चीजें तुम्हारे कवर हो जाएंगी। कमेंट करना मत भूलना कि तुम लोगों को कैसी लगी वीडियो, और लाइक तो अपन को करना ही है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ही है, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।